माननीय अध्यक्ष महोदय। स्वागत है सभी माननीय सदस्यों का। 280 श्री शिवचंद गोयल जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में एक हॉस्पिटल है आचार्य भिक्षु। जब 2015 में हम विधायक बने, आम आदमी पार्टी आई, तो वहाँ पर मुझे चेयरमैन उस हॉस्पिटल का बनने का सौभाग्य मिला और मैं उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ का बहुत बुरा हाल था। चारों तरफ गंदगी थी, 100 बेड का हॉस्पिटल था वो, और वहाँ पर मरीज जाने से कतराते थे। दवाइयाँ नहीं थी, टेस्ट नहीं थे, ऑपरेशन नहीं थे। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जितना भी आभार व्यक्त करूं कम रहेगा। मात्र 5-7 महीने में उस हॉस्पिटल का कायाकल्प हो गया। पहले वो 100 बेड का हॉस्पिटल था, उसको बढ़ाकर 150 बेड का किया गया। उसके बाद जब कोरोना आया तो उसको 180 बेड का कर दिया गया। उसके साथ ही एक नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ जिसमें 272 बेड अलॉट हुए और इस हॉस्पिटल के अंदर तमाम सुविधाएं, ब्लड बैंक, आईसीयू, वेंटिलेटर, तमाम सुविधाओं से युक्त ये हॉस्पिटल बनकर अभी 2-3 महीने से तैयार खड़ा हुआ है। मेरी डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, तो उन्होंने बताया अभी तक इसको हम टेक ओवर नहीं कर रहे। मैंने पूछा कारण क्या है? उन्होंने कहा जी अभी तक भी इस हॉस्पिटल को मैन पावर अलॉट नहीं हुई है। ना डॉक्टर सैंक्शन हुए हैं, ना नर्स, ना मेडिकल स्टाफ, ना सैनिटेशन स्टाफ, जो तमाम हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। जब तक मैन पावर सैंक्शन नहीं होगी, हॉस्पिटल रन कर सकता नहीं है। तो आज ये हॉस्पिटल 452 बेड का बनके तैयार हो जाएगा और ये हमारे आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। तो पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं मेरे पास, तो कहते हैं विधायक जी ये हॉस्पिटल बनके तैयार है, आप इसको कृपया करके शुरू करवाएं। मैं हेल्थ सेक्रेटरी से मिला हूँ, तमाम लेटर्स लिखे गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, मैन पावर दी जाए, ताकि लाखों मरीजों को उसका फ़ायदा मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री जून साहब। अल्पकालिक चर्चा नियम 55। श्री ऋतुराज गोविंद जी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की बेबुनियाद गिरफ्तारी और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, 21 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के देश के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, 3 बार के दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको एक फर्जी केस के अंदर में फंसा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और किस तरीके से फर्जी गवाहियों पर, किसी शरद चंद्र रेड्डी के गवाही पर,
किसी मगुटा के गवाही पर, किसी और 2 लोगों के गवाही पर, 4 लोगों के फर्जी गवाही पे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गवाही पर ही गिरफ्तारी होनी है, फिर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय में सहारा और बिरला की डायरी आई थी, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को कितना पैसा दिया गया। अभी तक तो उनको जेल में होना चाहिए था। लेकिन किस तरीके से राजनीति का षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी को, यहाँ की सरकार को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये इस सदन के अंदर में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है ऑपरेशन लोटस के नाम पर। और ऑपरेशन लोटस पूरे देश के अंदर में एक ही पार्टी चलाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। किस तरह से, चाहे वो कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, अन्य राज्यों के अंदर भी हम सब देख चुके हैं। और अब दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 3-4 बार पहले कोशिश की जा चुकी है। हमारे कई साथियों को संपर्क करने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है। और दिल्ली की सरकार को क्रश करना चाहते हैं ये लोग। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र नेता है देश के अंदर में जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी को दिल्ली में ही 4-4 बार हराया है। 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में नगर निगम तक में उनको नहीं रहने दिया। इसलिए नफरत करते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अब इन्होंने घटिया काम फिर से शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर में। और अभी तक तो केवल सुन रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मैं सेकंड टर्म एमएलए हूं, 9 साल का कार्यकाल है हमारा। कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में। वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से, मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा। कई लोग कहते हैं ना सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग। 3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे। कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया, मैं आपको समय भी बताऊंगा, आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है। आप कहां जा रहे हैं, आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है, कितना देर है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सब कुछ ट्रेसेबल है। कल दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत हैं, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैं जिस जगह पर था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं मुझे और नंबर है
+923477355013। I repeat, +923477355013। ये नंबर है। 9:14 पे फोन आया है। उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है। अध्यक्ष जी, रात को वहां पे संपर्क किया जब उनको लगा कि हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सबको बता देगा। आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अध्यक्ष जी, हमारे नेताजी को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया। अब हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये दिल्ली की जो जनता है, 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपने नेता को चुना है। अध्यक्ष जी, हम सब काम करना चाहते हैं। ये घटिया राजनीति, एक शरद चंद्र रेड्डी का तो केस आप सब देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस पैसे से हो रहा है और किस तरीके से ये लोगों ने 60 करोड़ रुपया लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसको छोड़ दिया। उसी के गवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक साथियों को कहना चाहता हूं, पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस नंबर की जांच होनी चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर में मेयर चुनाव में पकड़े गए। जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने इनकी चोरी पकड़ी गई। किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं, किस तरीके से बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं, किस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी से शराब माफिया से पैसा लेकर के उसको बेल पर छोड़ते हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां जहां एमएलए तोड़ा जाता है, जिस स्टेट में तोड़ा जाता है, जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्टी है, जहां भी दंगे कराए जाते हैं एक ही पार्टी है। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग मरते दम तक हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से उठा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारी औकात नहीं थी राजनीति में आने की। मैं एक छोटे से मास्टर का बेटा था, छोटी मोटी नौकरी करता था। हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मरते दम तक मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बिकने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संजीव झा जी। अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं ऋतुराज भाई को सुन रहा था, कुछ इसी तरह की कोशिश मेरे साथ भी की गई। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, मैं तरीका पहले बताता हूं कि ये करते कैसे हैं और शर्म नहीं आती है इनको। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ था, मुझे थाने में डिटेन कर लिया गया था और मैं थाने में, बुराड़ी थाने में बैठा हुआ था। तो किसी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ना कल सुबह इनकम टैक्स का रेड होगा। तो चलो हमने हल्के में लिया कि मेरे यहाँ इनकम टैक्स का रेड क्या ही करोगे। हाँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ, अपना कुछ है नहीं, इनकम है नहीं जिसका तुम ऐसा कुछ पकड़ लो। तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। फिर सुबह में कोई आया कि नहीं आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद होगी। फिर उसके बाद तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो आप पार्टी के पुराने आदमी हो, आप शुरू से ही आम आदमी पार्टी में हो, आपके कई विधायक से अच्छे रिश्ते हैं और ये लोग पूरा रिसर्च करके रखते हैं कि किससे किन की बात होती है, कितनी अच्छी बात होती है, किन के यहाँ आना जाना है, ये सारा रिसर्च करके रखे हुए हैं कि आपकी अच्छी बातचीत होती है। इस पार्टी में क्या ही मिला है आपको, और पार्टी तो खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो सारा कमान हमारे हाथ में होगा, तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। और अगर आपने अपने विधायक साथियों को भी अपने साथ ले आए, उनको भी समझाओ। हालांकि ऐसा नहीं, जब राज भाई ने कहा तो मुझे पता चला कि हालांकि ऐसा नहीं केवल आपसे बात हो रही है, हम इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं सबसे, और बहुतों ने हामी भरी है। जब आप भी कह दोगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे 8-10 विधायक जिनसे आपकी अच्छी बातचीत होती है, अगर आपने उनको समझा लिया तो आगे भी सरकार हमारी ही बननी है। तो आपको जैसे कहो, कैबिनेट को हो, जो भी कहो, सब मिलेगा। तो और अगर पैसे की जरूरत है, अब कुछ भी कह दो, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अभी इन्होंने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी, वो बिदुरी जी दिल्ली के अध्यक्ष थे ज्वाइनिंग कमेटी के, ये तो बाहर की ज्वाइनिंग कमेटी है जिसको प्रेस में ज्वाइन कराते हैं। ये पूरे देश में इन्होंने एक इंटरनल टीम बनाई है, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से रिसर्च कर मुझे दिखा रहा था, बता रहा था सही विधायकों के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी भी इकट्ठा करके रखता है कि किसको किसके कैसे भेजेंगे उसके पास, तो ये बात कहीं कह नहीं पाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे ये प्रभावित है, जिसकी बात सच मान लेगा। एजेंसी में ही हमारे, मान लीजिए, वो ये भी सच कर रहा है कि किस हमारे एजेंसी में काम कर रहा है, कोई मान लीजिए पुलिस में काम कर रहा है, कोई सीबीआई में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कहीं मेरा जानू से सब रखा हुआ है कि ये जाके अगर कह देगा तो सदा इसकी बात मान ले। और ऐसा नहीं उसको कहीं से मैसेज दिलवाता है। वो संजीव झा के यहाँ ना रेड होने वाला है जी, वो बेचारा दौड़ के आता है परेशान होकर कहने के लिए कि आपके यहाँ तो रेड होने वाला है। तो उसने ये भी कहा कि आप भी, जो व्यक्ति आया, आप भी रडार पे हैं। वो सूचना ने पहले भी दिलवा दिया था कि आपके यहाँ आईटी का रेड होना है, तो आपको आपके यहाँ रेड होने वाला है, वो हो सकता है जेल भेज देगा। अभी बता भी रहे थे ऋतुराज भाई, वो भी कहता है देखो अरविंद केजरीवाल की क्या ही गलती थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं होने के बावजूद जेल भेज दिया। आप देखिए संजय सिंह की क्या, सब बताया संजय सिंह की क्या गलती थी बताइए। संजय सिंह का तो कहीं वो केवल एक ही अपराध, अगर अपराध ये था कि वो बहुत बोलते थे, वो इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो जेल भेज दिया। तो पूरा उदाहरण के साथ कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, हालांकि मैं एक बात से पूरी तरह कन्विंस हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, अब मोदी जी की पार्टी है। अब मोदी जी क्या कह भी दिए हैं कि वो कोई संघ परिवार, कोई भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, मोदी परिवार है ये। तो नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जहां जहां जिनसे चुनौती मिल रही है उसको पूरी तरह से हम खत्म कर दें। हालांकि शुरुआत पहले उन्होंने अपने से ही किया था, गुजरात और फिर देश में किया उन्होंने। अब जिन जिन से खौफ है उनको, अपनों में जहां कुर्सी से खत्म, पहले उसको खत्म किया, अब बाहर से जो चुनौती दे रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा, अभी मैं बैठा हुआ था लॉन्च में, तो एक डेटा मुझे मिला कहीं से कि थोड़ा और रिसर्च करके मैं बताऊंगा आपको, और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जहां जहां कहीं भी सरकार की खरीद फरोख्त हुई तो उससे पहले किसी न किसी कंपनी को पहले फायदा पहुंचाया गया, फाइनेंशियल स्कैम किया गया। किस तरह से? आपको याद होगा महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई थी, एकनाथ शिंदे को बनाया गया था मुख्यमंत्री। उससे कुछ ही दिन पहले एनटीपीसी से कोयला नहीं लेकर के अदानी से कोयला लिया जाएगा, ऐसा एक पॉलिसी बनाई गई थी। तो पैसा पहले कहां से आएगा वो भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया उसकी जानकारी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे किस किस तरह से लिए, किस किस से लिए गए। आज से 10 दिन पहले बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग करी जो बहुत ही सनसनीखेज था। बीबीसी ने ये कहा कि सभी फार्मा कंपनियां की अलग अलग, चाहे वो टोरेंट फार्मा, ढेर सारे सिप्ला, सबका उदाहरण दिया कि सभी फार्मा का दवाई का नाम बताया, सभी दवाई सैंपल में फेल हुए, लेकिन उसके बावजूद वो मार्केट में बिक रहे हैं, इसलिए कि 745 करोड़ का चंदा
इस सभी फार्मा कंपनियां ने भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो समझिए ये कितने क्रूर लोग हैं कि चंदा के खातिर नकली दवाई मार्केट में बिकवा रहे हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके तुम विधायक को खरीदने की हिमाकत कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुम जान लो। और मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन से मैं सोच रहा हूं कि इस देश को आजादी मिली, आजाद देश था, बोलने की आजादी थी, संविधान हमें मिला, संविधान अधिकार दिया मुझे। लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सच बोलने से पहले छोड़ो क्या ही बोलूंगा मैं, पता नहीं किसको भेज दे, कोई आईटी को भेज दे, कारोबारी है तो आईटी का डर है, सामान्य जनता है पुलिस का डर है, जो नौकरी में है उनके अपनी नौकरी का डर है। तो अगर आपको सच बोलने से पहले सरकार का डर लगने लगे तो समझिए फिर आप आजाद नहीं है। और अगर आप आजाद नहीं है तो फिर यह लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे। तो मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह के उस कुर्बानी को अगर हम जया होने देंगे तो आने वाले समय में आने वाला जनरेशन हमें माफ नहीं करती। ये लड़ाई और दृढ़ता से लड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, अभी हालांकि ऋतुराज भाई ने बताया कि अरविंद जी का अरेस्ट किया गया। अरविंद जी को अरेस्ट जिस 2 गवाह के बुनियादी पे कराया गया, वो 2 गवाह पहले लगातार स्टेटमेंट में कहा कि अरविंद जी का कहीं नाम नहीं लिया, और वो 2 गवाह तो छोड़ दीजिए, 238 गवाह ईडी के और 255 गवाह सीबीआई के। अगर ये दोनों गवाह को जोड़ दो तो 500 गवाह, 500 गवाह में से एक भी गवाह अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता है। और ये 2 गवाह जिस दिन अरविंद जी का नाम लेता है उसको बेल मिल जाती है, बाहर पूर्वापन किया जाता है। और एक गवाह पी शरदचंद्र रेड्डी, जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री उनकी पूरी किंगपिन कहते थे, उस किंगपिन से 60 करोड़ का चंदा ले लिया। और दूसरा गवाह अभी एनडीए अलायंस से चुनाव लड़ रहा है। इस 2 गवाह की बुनियाद पे आपने दिल्ली के सिटिंग सीएम को आपने अरेस्ट कर लिया। कल प्रधानमंत्री जी मेरठ की रैली में कह रहे थे भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी, जनवरी में टीएमसी के एक मंत्री थे तपस रॉय, उसके यहां ईडी का रेड हुआ और मार्च में वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कोई ईडी का तो रेड हुआ, ना कोई नोटिस, ना समन आया। उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए, उसको लगातार 3 समन आया, चौथे समन से पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया वो, फिर कोई समन उसके पास नहीं आया। तो आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, आप घबरा गए हैं और घबराहट में आप अपोजिशन के नेता को जेल भेज करके आप 400 पार का सपना देख रहे हैं। इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। मैं मानता हूं कि यह मॉडल अभी पाकिस्तान से आपने सीखा है कि पाकिस्तान में अपोजिशन को जेल भेज करके सरकार बनाई गई, पर भारत कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। अब ये कह रहे थे कि नंबर भी पाकिस्तान से आ रहा है, तो पता नहीं इंटरनल कैसी गठजोड़ है कि वहीं से अब कॉल भी आने लगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि आजाद आप भी नहीं हो। ये आजादी की लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी, चाहे विधायक हो, एमपी हो, सामान्य कार्यकर्ता हो। आप प्रधानमंत्री के हां में हां मिलाओगे तो रहोगे, जिस दिन आपने सवाल पूछ लिया आप काट दिए जाओगे। और उदाहरण ढेर सारे। इन्हीं के पार्टी का एक नेता हुआ करते थे संजय भाई जोशी, बड़ा कद्दावर नेता थे, और यही सब लोग उनके भाई बड़े प्रशंसक थे। उसकी गलती केवल इतनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असहमत था
आज उसको दिल्ली में रहने का घर नहीं है, तो आजाद आप भी नहीं हो। मुझे लगता है कि यह वक्त है, अगर आज हमने नहीं लड़ा तो आपकी बोलने की भी आजादी छीन ली जाए, आपको गुलाम बनकर रहना पड़े। तो हमने तो तय किया है, मरना तो सबको है, या तो मर मर के मरो या लड़के मरो। तो हमने तो तय किया है कि लड़कर मरना है। मोदी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भेज दो जेल, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा? अरे तुम जेल भेजना, जेल जाने के लिए तैयार है। हमने अपने परिवार वालों को ही बोल दिया है कि हमें डिजॉन कर लो जिनको डर लग रहा है, क्योंकि लड़ाई अब तानाशाह के आंख में आंख मिलाकर यह लड़ाई है। तो कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस कीमत को भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तुम खरीदने चले हो। प्रधानमंत्री जी, आपकी हैसियत और औकात नहीं है कि हमको खरीद लोगे। हम अरविंद केजरीवाल के टीम के सिपाही हैं। हम अरविंद केजरीवाल जो रास्ता दिखा, उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अगर अब दो ही रास्ते हैं, या तो तानाशाही को खत्म करना है या खुद को खत्म कर लेना है। तो इकबाल साहब लिखा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो अब यह समय आ गया है कि हम सब साथी जो यहां बैठे हैं, हम सबको पता है कि हमें इसकी कीमत चुकानी है, पर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली वासियों से भी कहना चाहता हूं कि यह बात मेरी नहीं है, बात आपकी आजादी की भी है, बात संविधान की भी है, बात बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, अधिकार की भी है। अगर आज अधिकार की रक्षा के लिए आप नहीं उठे तो आपके वो अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको संविधान खत्म कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए आज वो माकूल वक्त है। अब कोई गोली बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन आएगा, बटन दबाने की जरूरत है। अब ये जो 1 सवा महीने हैं, ये 1 सवा महीने घर घर जाकर लोगों को बताइए कि ये लड़ाई अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं है। ये जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये लड़ाई उसकी है। और जो इस देश से प्यार करता है, जो जनतंत्र से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस जनतंत्र की रक्षा के लिए उठकर खड़े हो जाओ। और जब चुनाव में मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, उसको चकनाचूर कर दो। क्योंकि उनको पता है कि 400 पार अगर नहीं हुए, अगर हम नहीं जीत पाए तो हमारा जगह केवल जेल में है। तो 400 पार कर लो, संविधान बदल दो, फिर रशिया की तरह जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक देश का प्रधानमंत्री रहेंगे, ये कानून बना दो। लेकिन उनका ये मंसूबा कायम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इस मंसूबे को तोड़ने के लिए, इस मंसूबे खराब करने के लिए जन्म लिया है। अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा ईश्वर ने अच्छे काम का निमित्त बनाया, चाहे वो आरटीआई का कानून रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रहा हो, या अब मोदी जी के तानाशाही का अंत का ये लड़ाई हो। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके इन्होंने अपनी ताबूत की आखिरी कील गाड़ दी है। और मोदी जी को अरविंद जी का जेल भेजना मोदी जी की तानाशाही का अंत होगा, ये अब निश्चित हो गया है। तो बस मैं अध्यक्ष महोदय इस हाउस को और दिल्ली की जनता को, खासकर मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जो आपने मुझ पे विश्वास दिया है, आपने अरविंद केजरीवाल जी के जिस वादे को, जिन सपनों को आपने वोट दिया है, उन सपनों को हम चकनाचूर नहीं होने देंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी, चाहे उनकी पार्टी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो बस यही बात मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को भी, दिल्ली की जनता को भी और देश की जनता को भी मैं बताना चाहता था और अपने अपोजिट साथियों को भी कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। देश श्री कुलदीप कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बड़े विस्तार से अभी संजीव जी ने और ऋतुराज जी ने यहाँ अपनी बात रखी है। और सच में आज इस देश में नारा दिया जा रहा है 400 पार का, लेकिन हरकत तो ऐसी है कि 40 भी पार नहीं हो रहे। अगर 400 पार हो रहे होते तो जो हरकतें आज देश में चल रही हैं वो हरकतें चल नहीं रही होती। अभी यहाँ बड़े विस्तार में बताया गया अध्यक्ष जी कि कैसे ऑपरेशन लोटस की चर्चा इस विधानसभा में पहले भी कई बार हो चुकी है। और ये चर्चा बार बार क्यों होती है?
आज इस देश के अंदर चुनाव है, आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरह से आज केंद्र में सत्ता में बैठी हुई सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है और कैसे भी करके किसी भी कीमत पे उन्हें कोई भी कीमत उसके लिए चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो पार्टियों को तोड़ के सरकारों को गिराना चाहती है। अभी यहां संजीव भाई ने, ऋतुराज भाई ने अपनी आप बीती रखी है। अध्यक्ष जी, मैं भी इस हाउस में कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रैप लगाकर, किस प्रकार से उन्हें डराकर धमकाकर हमसे किसी भी रास्ते से बातचीत करके मकसद एक ही है कि भाजपा को ज्वाइन कर लो, मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दो, मकसद एक ही है कैसे भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो भाजपा का। और उसी मकसद के तहत लगातार हम लोगों को संपर्क किया जाता है। अध्यक्ष जी, आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकार के विधायकों को किसी भी दम पे, तानाशाही के दम पे, डर के दम पे, पैसे के दम पे, धन बल के दम पे किस प्रकार सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमें लगातार ये कहा जाता है कि भाई तुम या तो बीजेपी में आ जाओ और नहीं आओगे तो जेल जाओगे। अब नया फंडा शुरू हो गया। अब क्या फंडा शुरू हुआ है? या तो भाजपा में आ जाओ वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरे राष्ट्रपति शासन जो लगाने की आप बात करते हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपनी सरकार को चुना है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने विधायकों को चुना है, उन लोगों ने चुन के आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है। आप कितनी साजिश कर लो, आप कितनी ताकत लगा लो, ना तो आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ पाओगे, ना दबा पाओगे, ना डरा पाओगे, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। हम जेल तो जा सकते हैं लेकिन भाजपा में नहीं जा सकते। ये बात स्पष्ट तौर पे यहां पे जी कहना चाहता हूं। और लगातार आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर कैसे किसी भी तरह से, अभी पंजाब का मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं अध्यक्ष जी, यहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी एक सांसद ज्वाइन करा लिया भाजपा ने, और पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 4थे नंबर पे आएगी। आप सोचिए कि उन व्यक्ति के ऊपर किस लेवल का प्रेशर डाला गया होगा, क्या किया गया होगा कि 4थे नंबर की पार्टी में, जिनको पता है कि चुनाव लड़ूंगा उस सीट से तो 4थे नंबर पे आऊंगा, उसके बाद भी भाजपा ज्वाइन करनी पड़ती है। इसको कहते हैं तानाशाही का डर, इसको कहते हैं कि तानाशाही के दम पे किसी भी तरह से अपनी पार्टी में लोगों को ज्वाइन कराना, किसी भी दम पे। और आप देख रहे हो अभी यहां शरद चंद्र रेड्डी का नाम लिया गया अध्यक्ष जी। आज देश के चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के, जिनको दिल्ली की जनता ने 3-3 बार मैंडेट दिया, भाजपा को 67 में, हमारी 2020 में 67 सीटें आई थी, भाजपा को 3 सीटें मिली थी। हमारे भाजपा के मित्र यहां बैठे हुए हैं। 2020 में चुनाव हुआ, भाजपा को 8 सीटें मिली, हमें 62 सीटें मिली। जनता कितना बड़ा मैंडेट हमारे साथ है। आज ऐसे चुने हुए मुख्यमंत्री को बस इस आधार पे कि किसी व्यक्ति ने यह कह दिया, शरद चंद्र रेड्डी ने, कि मैंने मुख्यमंत्री जी को किसी से बात करा के मुझसे कहा है कि इसको देख लो, जो ये कहेगा वही मेरी बात है, और मैंने उसको 100 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन अध्यक्ष जी, वो तो उसने कहा, ना तो उसका कोई सबूत मिला, ना कोई मनी ट्रेल मिला, लेकिन देश के सामने जो खुलासा हुआ शरद चंद्र रेड्डी का कि कैसे चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को, शरद चंद्र रेड्डी को, बेल देने का काम किया। पहले 5 करोड़ रुपए का चंदा लिया, इंटरिम बेल दी, और फिर 55 करोड़ का चंदा लिया, फिर उसको परमानेंट बेल दी। और कल में एक डिबेट में था तो गौरव भाटिया कहते हैं उसके पीठ में दर्द था। अब पीठ में दर्द पे बेल मिल रही है, बताइए। एक शराब घोटाले की किंगपिन को बेल मिल रही है उस जिसके अंदर पीठ में दर्द के कारण। और वहीं जिन्होंने दिल्ली को हेल्थ का मॉडल दिया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात सेवा करी, उन सत्येंद्र जैन साहब की हालत उन्होंने ऐसी कर दी कि उनको बेल नहीं मिलती आज। आप सोचिए देश के कानून के बारे में, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के पीएमएलए कानून के बारे में। तो ये पीएमएलए का जो कानून है अध्यक्ष जी, आज जो तानाशाही की हद को पार करते हुए सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज भाजपा कहती है हमें 400 पार मिलेंगे, भाजपा के सांसद कहते हैं तो हम देश का संविधान खत्म कर देंगे। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। एक सामने भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ इस देश में वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए अगर अपनी गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है अध्यक्ष जी।
हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो लड़ाई आज उन लोगों के बीच में है। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार की लड़ाई, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, अगर डेमोक्रेसी रहेंगी तभी तो पार्टियां रहेंगी। अब हमारे सामने विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं, आप सोचिए वो कह रहे राष्ट्रीय शासन लगा देंगे हम लोग, ये बेचारे कहां जाएंगे उसके बाद? आप सोचिए, हम तो फिर भी जनता की सेवा करते नजर आएंगे दिल्ली के अंदर। ये डर दिखाकर, ये भय दिखाकर, मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये डर और भय आप उनको दिखाइएगा जिनको सत्ता का लोभ और लालच हो। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, हम तो जनता के काम करने के लिए आए हुए हैं। हम तो विधायक हैं तो भी काम करेंगे, कल को नहीं रहेंगे तो भी काम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप राष्ट्रपति शासन में लगा दोगे, कभी भी चुनाव कराओगे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट मिलेंगी। अब की बार बता रहा हूं, दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव जब भी होगा 0 सीट मिलेंगी। और उसका परिणाम अब देख लेना, 2024 का चुनाव है और दिल्ली के चुनावों में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट दिल्ली से हारने जा रही है। अध्यक्ष जी, ये पूरे जिम्मेदारी से हाउस के अंदर आज कहना चाहता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई? आपने दिल्ली के लोगों के ऐसे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने आपके लिए काम किया, जनता के लिए काम करा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया, आपने अरेस्ट करने का काम किया। तो अध्यक्ष जी, आज जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन लोटस को मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है और उस समय पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है कैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर हम कब्जा जमा ले। आधे पे तो कब्जा वैसे ही कर रखा है एलजी के माध्यम से। आज एलजी के माध्यम सरकार की चुनी सरकारी सत्ता छीनने का काम कर रखा है। वो चाहते हैं कि हम सरकार को गिराकर कैसे भी इस पे राष्ट्रीय शासन लगाकर इनको तोड़ लेंगे। मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि हम आज इस देश के लोकतंत्र की वजह से, इस भारत के संविधान की वजह से, आज अगर ये आम आदमी पार्टी इस देश में नहीं होती तो अध्यक्ष जी, मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं। आप सोचिए कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं होता, इस देश का लोकतंत्र नहीं होता, तो क्या मुझ जैसे सफाई कर्मचारी का एक बेटा इस देश के अंदर एक लोकसभा का चुनाव लड़ पाता? कोई सपना भी नहीं देख सकता था अध्यक्ष जी कि कोई जनरल सीट पे दलित का बेटा चुनाव लड़ लेगा। ये अगर हुआ तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की सोच के कारण हुआ, आम आदमी पार्टी के कारण हुआ, वरना देश में सोच भी नहीं सकता अध्यक्ष जी। ये उस बाबा साहब मेरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान महिलाओं की बराबरी की बात करता है। वो संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को बराबरी में मुख्य धारा में लाने की बात करता है और इनको महिलाओं की बराबरी के अधिकार से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को नफरत है महिलाओं के बराबरी के अधिकार से। प्रधानमंत्री को नफरत है प्रधानमंत्री जी को कि दलित और पिछड़े लोगों को बराबरी के अधिकार कैसे मिल रहे हैं। इस देश में सबके लिए समान कानून कैसे, भारतीय जनता पार्टी के अलग कानून क्यों नहीं है? ये तो ये भी चाहते हैं कि इनके लिए कानून ही अलग हो, और कानून तो अलग कर रखा है ना अध्यक्ष जी। देखिए, वही 2 लोगों अलग कानून चल रहा है देश के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया। उसी दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो दिल्ली पुलिस के लोग उनको बड़े इज्जत से लेके जाते हैं, सिग्नल बैरिकेडिंग लगाते हैं और कहते हैं तोड़ो और घुस जाओ सचिवालय के अंदर। और जब आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो 6-6 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वाटर कैनन चलाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे लोग घर पे जाके पुलिस बैठ जाती है, पुलिस उनके घर को छावनी बना देती है। कानून 2 काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदल के यहां पर जो है अपने अलग कानून बनाना चाहती है, अपने अलग नियम बनाना चाहती है। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय संजीव भाई ने कहा कि जो भी लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो भी लोग बराबरी के अधिकार में विश्वास रखते हैं, जो भी लोग समानता के अधिकार में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आना होगा। और अब की बार इस तानाशाही सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को हम सबको मिलकर उखाड़ के फेंकना होगा। अगर हम इसको नहीं फेंका तो मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आज ये कहते हैं लोकतंत्र को क्या हुआ। 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आएगी तो मैं दावे से कह रहा हूं कि 2024 के बाद इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि सोचो कि जिस देश के गृह मंत्री अगर अमित शाह बनेंगे तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा इस देश के अंदर। और आज वही देखा जा रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है ताकि वो प्रचार ना कर सके। अरे सोचो, आज यहां हमारे 4 कैंडिडेट अनाउंस है दिल्ली के अंदर, अभी कल भाजपा वाले कह दे जी इन 4 को जेल में डाल दो, हो गया चुनाव। किस बात का चुनाव हो रहा है देश में, बताइए। आप किसी को उठा के जेल में डाल दोगे, आप किसी को जेल में कर दोगे। तो इस बार अध्यक्ष जी मेरा बस यही कहना है
कि ऑपरेशन लोटस को हमने फेल किया है, हर बार फेल किया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, ना हमें खरीद पाएगी, ना हमें झुका पाएगी, ना हमें दबा पाएगी। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने डरे तो हम तो डरने वाले लोग नहीं हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज भी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आज भी संजय सिंह जी जेल के अंदर है, लेकिन दहाड़ते हुए आते हैं, दहाड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो वो भी भाजपा में शामिल हो जाते। आप देख रहे हो सारे के सारे मिलके, क्या आज तो ईडी और सीबीआई केस बंद कर रही है। रोज नए लोग भाजपा में शामिल होते हैं और सीबीआई उनके केस बंद कर देती है। अशोक चौहान जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, छगन भुजबल की ईडी उनकी कंप्लेंट ही खो देती है, प्रफुल्ल पटेल की सीबीआई उनकी फाइल ही बंद कर देती है, केस ही बंद कर देती है। नारायण राणे जैसे लोग, भावना गवई जैसे लोग, हेमंत शर्मा जैसे लोग, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहाते हैं, सारे के सारे साफ सुथरे सुंदर बन जाते हैं। भाई कौन सा डिटेल पाउडर लगाते हो? मोदी जी का पाउडर काम कर रहा है। आज मोदी जी का पाउडर लगाओ और किसी भी भ्रष्टाचारी को ईमानदार बनाओ, ये आज चल रहा है। अब आपके हम सबके पास दो रास्ते, हमारे पास जितने विधायक बैठे हैं, हम पे भी दो रास्ते। या तो एक रास्ता क्या है, या तो आप भाजपा में जाओ या आप जेल में जाओ। लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि हम सारे के सारे लोग जेल जाना चुनेंगे, भाजपा में जाना नहीं चुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राष्ट्र विरोधी पार्टी है। वो इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इस देश के सामने, अध्यक्ष जी ये बड़ी बात करते हैं कोरोना कोविड की, कोरोना कोविड के अंदर, कोविड काल के अंदर इन लोगों ने तो उन लोगों की दवाइयों का पैसा भी नहीं छोड़ा, उन कंपनियों चंदा भी ले लिया जो इस दिल की हार्ट की दवाइयां बनाती हैं। आप सोचिए, जो दर्द की, जो हार्ट की दवाई बनाती हैं, जो कैंसर की दवाइयां बनाती हैं, ऐसी कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया। सोचिए कितनी लोगों के जान को हथेली पर रख के उन कंपनियों का सैंपल जिनके फेल हुए, उनसे चंदा लेने का काम करते। तो देश में आज चंदा लेकर धंधा देने का काम चल रहा है, चंदा लेकर बेल देने का काम चल रहा है, और जो चंदा नहीं देगा, जो भाजपा में नहीं जाएगा, वो जेल भेजने का काम कर रहा है। तो देश के लोग इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और दिल्ली के लोग तो आपने जो उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया है, वो तो आपने रामलीला मैदान में देख लिया होगा। भाजपा वालों, कल पता लग गया भाजपा वालों को, कल इनको पता लग गया कि दिल्ली के लोग अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया। और दिल्ली में कितने केजरीवाल को आप जेल में डालोगे? या हर व्यक्ति केजरीवाल है? केजरीवाल जी कोई व्यक्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है, और विचार को कभी मारा नहीं जा सकता, विचार को भी दबाया नहीं जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत के साथ यहां पर आज खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष जी, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और हैं जो भाजपा में शामिल हो गए, जो डर गए या दब गए, वो लोग और तो वक्त के सांचे में ढल गए। ये अरविंद केजरीवाल हैं, वक्त का सांचा बदल देंगे। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं आज सदन में, वक्त का सांचा बदल देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय शुरू हो चुका है इस देश के अंदर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सदन की जानकारी में कि केजरीवाल जी को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये जो शराब कांड है, इस पर जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ईडी ने बोला है कि केजरीवाल जी गोलमोल जवाब दे रहे थे, आचरण असहयोगात्मक था, रहा है। मामला क्या है? पहली बात तो मैटर सब जुडिस है। दूसरा इस सदन में कुलदीप जी टोका टाकी, ये जो चर्चा है, बोलने दो भैया, एक सेकंड, अभी दो वक्ता बोलेंगे ना, दो वक्ता बोलेंगे और जवाब देंगे। नहीं तो लो, देखो कुलदीप जी बात को समझिए, थोड़ा बात को समझिए। हमारे 3 वक्ता बोले हैं, किसी ने टोका टाकी नहीं की। अब टोका टाकी मत करिए, हमारे 2 वक्ता बोलेंगे ना, वो जवाब देंगे, प्लीज। मामला सब जुडिस है। सदन के पटल पर यह चर्चा बेमानी है और अनावश्यक है।
क्योंकि जब मामला सब जुडिस होता है, अदालत उसको सुन रही है, तो ये एक तरह की दबाव बनाने की कार्रवाई से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ साथियों ने ये 1 दर्जन बार इससे पहले भी कह चुके हैं, हमारे विधायक खरीद लिए, बेच दिए। भाई कंप्लेंट दो जाके, आपके पास नंबर आ गया, आप सदन में बोल रहे हो, कल आपको फ़ोन आया था, आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई क्या थाने में? तो सवाल ये है कि क्योंकि सदन की जो सैंक्टिटी है उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी बोलो और झूठ सच कुछ भी करके लोगों को कब तक आप झूठ परोसोगे? चलेगा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शराब कांड क्या है। सरकार ने जून 2021 को इसको लागू किया। 849 शराब की दुकानें खोली गई। अध्यक्ष जी, 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इसी तरह के सरकारी ठेके अब अध्यक्ष जी की अनुमति से, अध्यक्ष जी अनुमति के बोला था क्या, ये बताओ? ये तो मैं आपकी बात ही बोला। गुप्ता जी बैठिए बैठिए। विजेंद्र जी, अगर सत्ता पक्ष के लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया ना सर, हम भाग तो ले रहे हैं चर्चा में, उस पर तो भाग ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है उस पर आप टिप्पणी करें और खुद उसी पर चर्चा करें। अध्यक्ष जी, आप आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। आपकी अनुमति से बोल रहे हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं। अब उनको बोल लेने दीजिए, बोल मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने जितने मिनट मुझे दिए उत्तर देंगे, मैं उससे 10 सेकंड पहले खत्म कर दूंगा। राजेश जी उत्तर देंगे सारा। चलिए बोलिए। 10 सेकंड पहले खत्म कर दूंगा जितना समय आपने मुझे दिया। बोलिए बोलिए। नीति के अनुसार 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। उससे पहले 60% सरकारी दुकानें थी, 40% प्राइवेट दुकानें थी। नीति लागू होने के बाद सारी सरकारी दुकानें बंद कर दी गई और प्राइवेट दुकानें खोलने का जो मामला था वो प्रारंभ हो गया। 17 नवंबर, मैं तारीख बताता हूँ सही, जून में पॉलिसी तैयार हुई 21 में, और 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई। अब मैं एक एग्जाम्पल दे के सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक 750 ml की बोतल जिसकी कीमत बेचने की 530 रुपये, उसमें जो रिटेलर था उसका प्रॉफिट था 33.35 रुपये। सरकार को हर बोतल पर 329 रुपये 89 पैसे मिलते थे। 530 में से सरकार को मिलते थे 329 रुपये 89 पैसे। अब पॉलिसी नई में क्या हुआ, 750 ml की बोतल 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दी गई। वीरेंद्र जी एक बार इसको और जो प्रॉफिट था वो 33.35 रुपए से बढ़ाकर 363 रुपए 27 पैसे कर दिया गया। जी मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ जी। आपने पहले बोला 500 कुछ रुपए की बोतल थी। हाँ जी। उसमें बोला 33% गवर्नमेंट को जाता था। 33% नहीं सर, 33 रुपए 35 पैसे रिटेलर का प्रॉफिट था और सरकार को जा रहा था 329 रुपए 89 पैसे। बोलिए। सरकार को हर बोतल पर 329 रुपए 89 पैसे जा रहा था। बाद में 750 ml की बोतल पर 530 से बढ़ाकर 560 कर दी गई। 33 रुपए 35 पैसे से जो प्रॉफिट था वो होलसेलर का और रिटेलर का मिला के वो 363 रुपए 27 पैसे हो गया। होलसेलर का जो था वो 6% से बढ़ के 12% और रिटेलर का 185%। सरकार के जो पैसे थे वो घटकर 329 रुपए 89 पैसे से घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गए। तो यानी कि जिसमें से 1 रुपए 90 पैसे वैट था। तो मामला ये है कि जब नई नीति लागू की गई तो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके ये नीति तय की गई और उसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आया तो सरकार ने नीति को वापस ले लिया। इसी मामले में संजय सिंह जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं।
हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की याचिका पर गिरफ्तारी की याचिका पर को खारिज कर दिया और उसके बाद केजरीवाल जी अब ईडी की कस्टडी से निकल करके तिहाड़ जेल यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इतने संगीन मामले में जब ये स्पष्ट हो गया कि ये पूरा एक घोटाला हुआ है शराब का, तो इसमें अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच हो रही है और सारी बातें सबके सामने आ रही है, तो उसका राजनीतिकरण करना, उसको बार बार ये कहना, अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि जी 4 हमारे विधायक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें उठा के बंद कर दो। कानून तो सर्वोपरि है, हम सब जानते हैं, कानून से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए ये, चलिए आप तो विधायक हैं, एमपी लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी के आप सदस्य हैं, आपकी नेशनल पार्टी है, आप उसके सदस्य हैं, वो मामला अलग है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपकी बात को मैं उस उदाहरण में पेश करूं कि कोई भी अपराधी, मान लीजिए कोई जेब कतरा ही है, जेब काटता है, पकड़ा गया और जाके नॉमिनेशन भर दे और उसको पकड़ के बंद कर दे, तो कहेंगे जी ये देखो जी मेरे को तो जेल में डाल दिया, मेरा अधिकार छीन लिया, मुझे मैं चुनाव कैसे लड़ूं अब। तो ये तय कर लीजिए अध्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश पर कानून का राज चलेगा या दबाव की राजनीति चलेगी। कल जो जनसभा हुई उसमें साफ है कि एक ही बात की जा रही थी कि भ्रष्टाचारियों को क्यों पकड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ बात की जाती है कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात की जाती है, भ्रष्टाचार हटाने की बात की जाती है। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने अन्ना जी के आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ जिसमें शराबबंदी मुख्य मुद्दा था, और आज आप शराब बेचकर उसमें से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब कैसे पिए ऐसी नीति बना रहे हैं। तो लोग तो सब समझ रहे हैं, लोग तो सब देख रहे हैं, लोग तो सब जान रहे हैं। प्रश्न ये है कि अगर मामले में की गंभीरता को देखते हुए क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री को बेल मिली अभी तक, क्यों नहीं संजय सिंह जी को बेल मिली अभी तक? एक एक डेढ़ ये देश कानून से चलता है, यहाँ कानून का राज है, कोर्ट से चलता है। ये इस देश में राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। तो आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस क्यों ले ली? लोगों को आप इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। आज आपका गुस्सा बता रहे हैं आप, अरे यहाँ कोरम तो पूरा नहीं हो रहा आपका, 11 बजे का हाउस और 11:35 तक कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। तो आपके अंदर समझ में आ रहा है कि कितना उत्साह है। आपके मंत्री सारे नदारद हैं। सवाल ये है कि इस पूरे मामले में पूरा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक संगीन अपराध आम आदमी पार्टी कर रही है। धन्यवाद। विजेंद्र जी ने बोला है सारे मंत्री नदारद हैं, ये हटा दिया जाए, एक मंत्री यहाँ उपस्थित है। विजेंद्र जी चलिए, श्री सोमनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इतनी बातें जो कर रहे हैं विपक्ष के साथी, अगर इसका जवाब दे दें, पिछले दिनों निर्मला सीतारामन जी जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कहा मेरे पास पैसे नहीं है। अब कारण पैसा नहीं होना है या कारण उनके पति प्रभाकर जी के द्वारा जो दिया गया इंटरव्यू है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो इंटरव्यू है। मोदी जी कहते हैं मोदी का परिवार के सदस्य इस प्रकार से हैं। निर्मला जी के पति प्रभाकर जी ने जो इंटरव्यू दिया है वो ये दर्शाता है कि मोदी जी का परिवार तो बिखर रहा है। प्रभाकर जी हों या हमारे गवर्नर मलिक साहब हों, जिन्होंने भाजपा की सच्चाई, किस प्रकार से देशद्रोह का काम इन्होंने किया है, किस प्रकार से देश के फाइनेंस के साथ, देश की संप्रभुता के साथ खेलने का काम किया है,
उजागर किया है। तो ये बताएं कहां का मोदी का परिवार? उन्होंने साफ साफ कहा, खुले शब्दों में कहा सिर्फ एक ही चीज में महारत हासिल है माननीय मोदी जी को। वो क्या चीज है? देश में कैसे घृणा फैलाओ। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभाकर जी के शब्द हैं। प्रभाकर जी जो निर्मला सीतारामन जी के हस्बैंड हैं, उनके शब्द हैं कि मोदी जी को एक चीज में पीएचडी हासिल है। वो विषय है देश में घृणा कैसे फैलाओ, आपस में एक दूसरे से कैसे लड़ाओ, देश को कैसे अस्थिर करो। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मोदी जी ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको गर्त में ला दिया। इसका क्या जवाब है भाजपा वालों के पास? कुछ दिन पहले भाजपा के एक एमपी ने कहा, सच्चाई बाहर आई जाती है, कहा आने दो 2024 का चुनाव। 24 के चुनाव के परिणाम के बाद देश का संविधान नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा। अध्यक्ष महोदय, ये बात कर रहे थे पॉलिसी डिसीजन, समझा रहे थे कि भाई कैसे शराब घोटाला हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी तो पॉलिसी डिसीजन को किसी ने अभी दरकिनार नहीं किया, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो पॉलिसी बनी थी 2017 में, उस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार दिया। मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पॉलिसी को आप थोड़ा सब्र करिए माननीय विजेंद्र जी, सब्र करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पॉलिसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देकर के क्वेश्चन कर दिया। अब मुझे बताएं, एक पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के तहत इस देश के अंदर सबने देखा किस प्रकार से ईडी का मिसयूज हुआ। 8,000 करोड़ भाजपा ने वसूली की, पॉलिसी क्वैश हुई, सबके सामने आया किस प्रकार से। देखिए, जो वादा करते थे देश को कि हम लाएंगे लिस्ट स्विस बैंक से, वो एसबीआई को दबा रहे थे कि लिस्ट बाहर मत लाओ। देश को वादा कर रहे थे कि स्विस बैंक से काला धन की लिस्ट लाएंगे, और एसबीआई जिसके पास लिस्ट उपलब्ध था उसको लिस्ट नहीं लाने को दबाव डाल रहे थे। इनके कथनी और करनी में क्या फर्क है सबको दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, एसबीआई ने डंडे की मार से उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, जहां अगर जून तक समय लगेगा। जब डंडा लगा तो 2 दिन में लिस्ट बाहर आ गई, और कहा कि नहीं 2 लिस्ट है, कैसे मैच मेकिंग होगा। तो कहा कि काम करो, दोनों लिस्ट बाहर कर दो। फिर स्मार्टनेस करने की दिखाई कि जो उसका नंबर है, जो बॉन्ड का नंबर है जिससे मैच मेकिंग हो सकता है, उसको छुपा लिया। फिर कोर्ट जाया गया, फिर नंबर बाहर आया। जब नंबर बाहर आया तो किस प्रकार से देश को मालूम पड़ा कि भाजपा ने इस विश्व का, देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। अगर आज ईडी बता रहे माननीय विजेंद्र जी, अगर आज ईडी को खुली छूट दी जाए तो इनके सारे नेता जेल में होंगे, तुरंत जेल में होंगे, सारे जेल में होंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड बाहर आया, एक बहुत बड़ा है फ्रॉड और जो छुपा हुआ है, वह है पीएम केयर फंड। इस देश ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इस देश ने देखा किस प्रकार से ईडी बन गई, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी वो बन गई, हमारे संजय जी ने कहा एंटरटेनमेंट डायरेक्टरेट, लेकिन हम कह रहे हैं एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बड़ा साफ साफ दिखा, पूरा एस्टैब्लिश हो गया। सबने देखा, विश्व ने देखा कि पहले ईडी कंपनी पर रेड डालती है, फिर कंपनी से वसूली की जाती है, भाजपा को आती है वसूली, फिर केस ड्रॉप होता है। ये एस्टैब्लिश हो गया विजेंद्र जी, इस सब ने देखा। तो भाजपा ने एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट
यानी ईडी का दुरुपयोग अपने खजाने भरने के लिए किया। चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ईडी को दी। और एक जुमला देखिए, एक जुमला और चला माननीय मोदी जी ने, कहा कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो गरीबों में बांटेंगे। मतलब झूठ बोलने की जो इनको पीएचडी हासिल है, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर, हम तो डॉक्टर कह रहे हैं, पीएचडी झूठ बोलने में। अब एक और जुमला फेंका कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको हम देश में बांटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। वो 15 लाख तो अभी तक आया नहीं, लेकिन ये एक और जुमला कर रहे हैं कि भाई उसको बांटेंगे। और 2715 करोड़, एक दो पैसा नहीं है, 2715 करोड़ रुपया भाजपा ने ईडी के माध्यम से वसूली की है। तो मैं आपके माध्यम से भाजपा तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या 2715 करोड़ जो इकट्ठा भाजपा ने किया है, क्यों नहीं वो आज ही गरीबों में बांट दिया जाए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, वही वाला है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं देख रहा था कि जब ये जो गोदी मीडिया है इसको इंडिया गठबंधन कहने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है इंडी गठबंधन, कोई कहता है I.N. इतना मेहनत करते हैं लोग। जो बॉस का, इनके आकाओं का जो आदेश है, लेकिन कल की जो संख्या थी, पूरा रामलीला मैदान लबालब भरा हुआ था और बाहर की सड़कें सारी भरी हुई थी। और इस कारण से भाजपा को मालूम पड़ गया है कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और अब इनको तकलीफ हो रही है। इनके लिए ना उगलना बन रहा है ना निगलना बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने अरेस्ट किया, मैं भी सोचता था कभी बैठ के कि भैया जिस प्रकार से इन्होंने भारत में गोदी मीडिया के माध्यम से एक जहर फैलाने का काम किया है, कैसे इनका खात्मा होगा। तो परमात्मा का इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। जिस दिन उन्होंने हाथ डाला केजरीवाल जी के ऊपर, उस दिन से मोदी जी की खात्मे की शुरुआत इस देश में हो गई। अध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फॉरेन जाते हैं, लाखों करोड़ खर्च करते हैं देश का इमेज बनाने के लिए, लेकिन पूरे विश्व में करीब करीब हर देश ने, यहां तक कि यूएन ने इस बात की निंदा की कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब बताइए, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है उसका अगर विश्व के हर देश निंदा करेगा तो कहां रह गया देश का इमेज? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, अभी चुनाव आयोग, कल भी हम लोगों ने बात की, इस सारे मुसीबतों का जड़ एक है, जो चुनाव घोषणा के बाद ये सारी हरकतें हो रही हैं। जिस चुनाव आयोग का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी ने करना था, जिसमें 3 लोग थे, कौन कौन? मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये 3 व्यक्ति थे पहले, लेकिन इन्होंने कानून बना करके पास कर दिया पार्लियामेंट में, क्या कि जी एक होगा प्राइम मिनिस्टर, एक होगा प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे और तीसरा होगा एलओपी। और जब 3 में 2 आप ही हो तो चुनाव आयोग किसकी सुनेगा? वो तो आपकी सुनेगा, वो तो आपकी सुनेगा। उस पर भी आ रहा हूं, शराब पे भी बताऊंगा जिंदर जी, अब चिंता ना करें। तो अब बता रहे विजेंद्र जी, अरे बता रहे अध्यक्ष महोदय, अब आज चुनाव आयोग में 2 व्यक्ति, जो सिलेक्शन कमेटी में 2 व्यक्ति भाजपा के हैं, तो नेचुरल सी बात है चुनाव आयोग कम, मोदी आयोग ज्यादा है। अब जो चुनाव घोषणा हो गई, टीएन सेशन की मुझे याद आती है, मैंने कई बार इस बात को कहा है, अगर टीएन सेशन जैसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त होता तो आज भारत सरकार को बताता कि चुनाव निष्पक्ष कैसे कराना होता है। इन्होंने क्या किया? अब कुछ भी ये कर रहे हैं। मेरे साथी कुलदीप ने बात रखी कि जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, आम आदमी पार्टी करे तो कोई और नियम, भाजपा के लोग करें तो कोई और नियम, उनको बकायदा स्टेज बना के दीजिए, लोग इकट्ठे हों, जो मर्जी करें, बैरिकेड तोड़ें, जो मर्जी करें। आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल के लोग, 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। यहां तक कि 28 तारीख को जब मैं दिल्ली कैंट में प्रचार कर रहा था तो वहां पे
बड़ी भारी संख्या पुलिस वाला आ गई, कहती है प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? कहते हैं कि जी परमिशन कहाँ है। मैंने कहा परमिशन मांगने गया था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा अभी तक आपका नामांकन नहीं हुआ, इसलिए आप ऑफिशियली कैंडिडेट नहीं है, तो आपको परमिशन नहीं दे सकते हम। आप अभी जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ जा सकते हो। एक मिनट, अरे भाई बात तो कर लो यार, बात तो रखने दो, अरे बात तो रखने दो भैया। विजेंद्र जी, अब ये बार बार टोकते हैं अध्यक्ष महोदय, अपने आप को मत टोको यार, बात करने दो, बात रखने दो भैया, रख रहे हैं विजेंद्र जी, ये विजेंद्र जी उनको बात रखने दो अपनी, फिर आप तो ये मना कर दिया, दिक्कत होती है। मैंने कहा ठीक है भैया बाकी बताओ, सदस्य शांत बैठे, आप ही को परेशानी होती है। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, तो कहा भाई ये हम लोग जो है इसको, जो आप चूंकि आप मुझे रोक रहे हो तो और कारण बताओ। कहते हैं 144 लगा है। मैंने कहा 144 लगा, दिखाओ कहाँ है ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे। फिर मैंने कहा भाई ये काम करो, 144 में 5 की बनाई है ना, 5 या ज्यादा, हम 4 चले जाते हैं। कह रहे 4 भी नहीं जा सकते आप, बाकायदा से वीडियो पे रिकॉर्डेड है। मैंने भाई क्या चक्कर है, तो साइड में ले जाके बोलता है भाई साहब बहुत प्रेशर है। क्या बताऊं, बहुत प्रेशर है, आप लोग चुनाव जीतो, परमात्मा करे कि आप दिल्ली के 7 सीट जीतो, ऐसा पुलिस के अधिकारी ने कहा। पुलिस के अधिकारी ने कहा इतने दबाव में भाई साहब नरक बना दिया इन लोगों ने जिंदगी हमारी। सीधा ट्रांसफर की धमकी देते हैं ये, कहते हैं भाई तुम्हारा जिंदगी नरक बना देंगे अगर तुम्हारा कहना नहीं मानोगे। अध्यक्ष महोदय ये दिल्ली का हाल है, दिल्ली पुलिस का हाल है। अब ये देखें तो चुनाव की घोषणा के बाद दो तरह कानून हो गए। विपक्ष के नेशनल पार्टी के कन्वीनर को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल मुक्त बैठा हुआ है। उसकी ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सारे के सारे नेता बाहर रहे। आज बीजेपी को जो सुनिश्चित किया है, एक खुला छूट दिया है कि जो मर्जी करो, एक्सटॉर्शन करो, नेताओं को बंद करो, जो मर्जी करो, खुली छूट है इनको अध्यक्ष महोदय। तो आज पूरा देश देख रहा है कि विपक्षी पार्टियों के अकाउंट को फ्रीज कर दो, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बंद कर दो, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रचार न करने दो, डिटेन कर लो। पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व में भारत का डेमोक्रेसी मजाक बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। अब कह रहे हैं शराब घोटाला। अब आता हूं घोटाला पे। अध्यक्ष महोदय इस देश ने पहली बार देखा जो ईडी ने काम किया। शरद चंद्र रेड्डी जो इस सो-कॉल्ड घोटाले का किंगपिन था, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। फिर 5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वसूली की, फिर 6 महीना जेल में रखता है। इस दौरान जितने स्टेटमेंट्स होते हैं, एज ए लॉयर बता रहा हूं मैं, ये जितने स्टेटमेंट्स हो, जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट्स भी हुए, उन कोर्ट के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स में भी अरविंद जी का नाम नहीं है, नहीं है। उसके बाद डील होती है भाजपा और रेड्डी की। डील क्या होती है? तू 2 काम कर दे, तुम्हारी आजादी सुनिश्चित कर दूंगा। काम क्या है भैया? एक तो तू इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और 55 करोड़ रुपया दे दे भाजपा को। बोला दिया। अध्यक्ष महोदय अगर कोई जेल में जाए ना, जिसकी सारी जिंदगी एसी में बीतती हो, बड़े से बड़ा आदमी टूट जाए 6 महीने में, बोला भाई एक काम करो, केजरीवाल का छोड़ो, तुम कहो मोदी का नाम लिख दें। अगर कहता ईडी वाला तुम मोदी का नाम लिख दे, तो वो मोदी का नाम लिख देता। तो डील क्या हुई? एक तो तू 55 करोड़ दे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का नाम लिख। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार की हरकत एक चीज दर्शाती है कि भाजपा को इस देश से प्रेम नहीं है। उसका कारण है आजादी के लड़ाई में इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वो कहानी है ना कि एक बच्चा गुम हो गया, उसको लाया गया राजे के सामने। दो औरतें वहां पे आई, बोले कि हमारा है, हमारा है। राजा ने कहा एक काम करो, उसको 2 भाग में बांट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। जिसका था उसने कहा भाई उसी को दे दो, कम से कम बच्चा जिंदा तो रहेगा। इनका तो देश कभी था ही नहीं, इन्होंने कभी कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं।
इन्होंने हमारा झंडा तक नहीं फहराया। अध्यक्ष महोदय, आज इनकी हर हरकत देश को विभाजन करने पे तुली हुई। अध्यक्ष महोदय, जो पंजाब के साथी हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं, जो किसान हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं। मणिपुर में ऐसी घटना घटी जहां की औरतों को निर्वस्त्र में घुमाया गया, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं सूझा इनको। आज तक वहां पे आग लगी हुई है। मणिपुर की कई बहनें दिल्ली में रहती हैं, आ करके बोलती हैं सोमनाथ जी आप सदन जाओ, सदन जाकर के हमारा मुद्दा उठाओ। हमने बहनों को प्रॉमिस किया है कि हमारे सांसद मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर की मुसीबत पे समाधान सदन के अंदर से लेकर के आएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो बात करते हैं, कई बार चूंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी रहा, भाई 20 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो, 10 ले आओ, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे। पार्क में जब भी घूमने जाता हूं, कोई ना कोई आदमी आता है, सोमनाथ जी अमित शाह जी से मिलवा देते हैं, आप चलो तो सही। मतलब ये लगे हुए हैं, एन केन प्राकरेन, ये स्टेजेस पे हैं। वोटर्स लिस्ट मैनेजमेंट पहले करेंगे कि भैया पहले जो वोटर्स है उसकी लिस्ट में हेराफेरी करो, जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम कटवा दो, जो फेक वोटर्स उनके फेवर में जाएंगे उसके नाम जुड़वा दो। अगर वहां नहीं मैनेज कर पाए और फिर भी इलेक्शन के दौरान वोटिंग पड़ रही है तो वोटिंग मैनेजमेंट करो। जो जिस कॉलोनी से ज्यादा वोट आएंगे आम आदमी पार्टी को उसको वोट मत डालने दो। फिर अध्यक्ष महोदय काउंटिंग मैनेजमेंट करो। अगर वो वहां भी विफल रहे और एमएलए चुन करके आ गए तो एमएलए मैनेजमेंट करो। अब वो ईडी का डर दिखाओ, उसे सीबीआई का डर दिखाओ, अगर उससे भी ना डरे तो पैसे दो, एन केन प्राकरेन एमएलए खरीद करके लेके आओ। अगर वहां भी ना कर पाए और एमएलए जैसे आम आदमी पार्टी के डटे रहे केजरीवाल जी के साथ, आज भी सारे विधायक जो इनको आशंका थी, जो इनको लोलुपता थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे, मैं अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि अरविंद जी को अरेस्ट के बाद भी हमारा कोई एक साथी नहीं टूटा। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या कर रहे हैं कि एलजी के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से वहां के गवर्नेंस को डिस्टर्ब करो, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, वहां पे डिस्टर्बेंस करने की इन्होंने ठानी है। अध्यक्ष महोदय, और कई प्रकार से मंत्रियों को अरेस्ट कर लो फेक केसेस में। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने यहां करी है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पे अरेस्ट कर लिया जो कि पिछले 6 स्टेटमेंट्स में कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इनके पास कोई सबूत नहीं, किसी प्रकार का सबूत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी सोच रहे हैं कि अरविंद जी रिजाइन कर दें, लेकिन अरविंद जी ने पहले पूरे दिल्ली से पूछ लिया था, काउंसिलरों से पूछ लिया था, विधायकों से पूछ लिया था और पूरे दिल्ली से पूछ लिया था कि जी अगर ये भाजपा वाले हमें अरेस्ट करें, हमारे मुख्यमंत्री अरेस्ट करें तो क्या करना चाहिए। पूरी दिल्ली कह रही है अरविंद केजरीवाल जी आपको रिजाइन नहीं करना है, और इससे बहुत दुखी है ये। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां की भाजपा को सर्वसार होना चाहिए। और मैं आज इस सदन के अंदर अनाउंस कर रहा हूं, अगर इन्होंने गलती से भी प्रेसिडेंट रूल लगाने की ठानी दिल्ली के अंदर, मैं सिर मुड़वा कर पूरे दिल्ली में डोर टू डोर जाऊंगा और बताऊंगा दिल्ली को, इस दिल्ली का हर निवासी जानेगा किस प्रकार से डेमोक्रेसी की हत्या भाजपा ने की है, मोदी ने की है। किस प्रकार से शहीद भगत सिंह का मर्डर फिर मोदी ने किया है। और साथियों को बता दूं, मैं उस दिन जेल में, उस दिन कोर्ट में था जिस दिन माननीय केजरीवाल साहब को पेश किया गया पहली बार। मैंने उनसे पूछा, सर क्या करना है अब दिल्ली के अंदर, कैसे काम करेंगे। सर ने कहा कि सोमनाथ, केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी सैनिक हो, हम जीते हैं इस देश के लिए है, मरते हैं इस देश के लिए, और यही चीज हमको प्रेरणा देती रहेगी। और जिस प्रकार से भगत सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया,
उसी प्रकार से हम सब लोगों को मिलकर के इस तानाशाह का मुकाबला करना है। अध्यक्ष महोदय, राम और रावण के बीच की जो लड़ाई है, जहां भगवान श्री राम के पास ना तो सेना है ना संसाधन है, और एक तरफ रावण है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन जीत वहीं होती है जहां सत्यता होती है। ये कितना कर लें, एन केन प्राकरेन जो चाहे वो कर ले, लेकिन भारत का एक एक व्यक्ति आज इस बात से वाकिफी हो गई है सबकी कि इस देश को कोई अगर बचा सकता है, इस देश के अंदर को लोकतंत्र बचा सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जो जेब कतरे की बात कर रहे थे विजेंद्र सोमनाथ जी, अब कंक्लूड करिए प्लीज। एक कांस्टेबल था, क्योंकि उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, एक करप्ट कांस्टेबल को बचाने के लिए पूरी केंद्र सरकार उतर गई दिल्ली हाई कोर्ट में कि नहीं जी आप इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच एक पुलिस थाने के दायरे में आता है, इसलिए जो कि आपके पास नहीं है, इसलिए आप इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो विजेंद्र जी, पूरी भाजपा सरकार उतरी एक करप्ट कांस्टेबल के फेवर में कि आपसे दिल्ली सरकार से उसी दिन छीन लिया गया एंटी करप्शन ब्रांच। अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी हो, मैं जानना चाहता हूं नोटबंदी से कितना फायदा पहुंचा इस देश को? जीएसटी से कितना फायदा पहुंचा इस देश को? इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, कितना फायदा पहुंचा इस देश को? इतने सारे स्कीम्स जो अपफ्रंट फेल्यूर हैं, वहां पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, वहां पे कोई जेल नहीं, वहां पे कोई जांच नहीं। जांच कहां है? सारा पैसा लिया भाजपा ने, जेल में भेजा गया अरविंद केजरीवाल को और हमारे नेताओं को। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी में, चूंकि आपने देखा होगा अभी परसों का, अभी सीबीआई का मिसयूज किया, ईडी का मिसयूज किया, चुनाव अनाउंसमेंट के बाद भैया भारत रत्न बांट रहे हो जैसे कि पता नहीं घर में अपने कोई सामान हो। और भारत रत्न का जो प्रयोग किया इन लोगों ने, आपने देखा होगा, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद भारत रत्न का भी इस्तेमाल कर लिया चुनाव के अभियान में इन्होंने। और कल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से प्रेसिडेंट खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए। एक महिला, एक आदिवासी महिला जो देश की प्रेसिडेंट हैं, वो बेचारी खड़ी हैं और माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं। इस देश ने देखा इनको तनिक भी संवैधानिक गरिमा का कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और आखिर में मैं कह दूं अपने साथियों को, जो दूसरी आजादी पाने का जो अभियान शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद, तो देश की आजादी बहुत प्यारी है हमें। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बात भाजपा जान ले। हम शहीद भगत सिंह जी के चेले हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इनका जेल मंजूर है, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से असंवैधानिक काम कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, देश के जनतंत्र को मिटा रही है, संविधान को खत्म कर रही है, बाबा साहब के सपने को तार तार कर रही है। आज पूरा देश एक है कि बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। ये हम कहना चाहते हैं। पूरा आम आदमी पार्टी, देश का वो हर व्यक्ति आज एक साथ है और देश में चुनाव हो गया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ है भारतीय जनता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जो डोनेशन होता है उसको अगर आप बहुत आसान से उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है दान। उर्दू में, अरबी में उसे ज़कात कहते हैं, यानी जो आदमी अपनी मर्जी से कुछ दान करता है। ऐसे ही कुछ
सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी को दान करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बॉन्ड बना दिया जाए। बड़ी अच्छी सोच है। तो अपनी मर्जी से देना था, मेरी जितनी मर्जी है मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कोई फायदा भी नहीं मिल रहा, ऐसा माना जाता है। तो दान होता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर किसी का हाथ मरोड़ लिया जाए, किसी के पीठ पे खंजर रख दिया जाए, किसी की कनपटी पे पिस्तौल रख दी जाए, या किसी आदमी को यह कहा जाए कि अगर आप अप्रूवल नहीं बनोगे, सरकारी गवाह नहीं बनोगे तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तो इसको डोनेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं हफ्ता वसूली। और उन्होंने ठोक के हफ्ता वसूली करी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। हमारे साथी सोमनाथ जी ने कहा कि इन्होंने पीएचडी करी है, ये डॉक्टरेट करी है। सर ये डाकू ट्रेड करते हैं, डॉक्टरेट नहीं करते। डाकू हैं, डरा के धमका के पहले किसी के ऊपर केस करते हैं। इनके 39 साथी हैं सर, जिनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। नाम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, मीडिया वाले नहीं जानते, कुछ तो ये भी नहीं जानते। ऐसी ऐसी पार्टियां इन्होंने साथ ली हुई है। 39 कहते हैं शेर अकेला है, बोलते हैं ऐसा। 39 पार्टियां हैं, और 39 के बाद में 3 पार्टी और है। एक का नाम है ईडी, एक का नाम है सीबीआई, एक का नाम है इनकम टैक्स, और आजकल एक चौथी भी बन गई है, क्योंकि उन सबको चलाने के लिए वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका पैसा। और कहते हैं हम अकेले लड़ रहे हैं। लगातार लोगों पे छापे मारने, उनको डराना, डराने के बाद में उनसे कहना कि भाई पैसा दो, वो पैसे लेते हैं। 2 तरीके से पैसे लेते हैं। एक 2 नंबर में उसके ऊपर बात कर नहीं सकते क्योंकि कोई सबूत नहीं है। एक नंबर में जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया, पहले पैसे ले लिए 5 करोड़ रुपए, उसके बाद में जब उसने बेल के लिए अप्लाई किया तो ईडी कुछ नहीं बोली, कहते नहीं पीठ में दर्द है, और उसको बेल दे दी गई। उसके बाद में उससे 55 करोड़ रुपए और ले लिए, जिसको ये साउथ का किंगपिन बताते थे। कैसे ले लिए? इससे ज्यादा एक डाकू क्या करता है? डाकू ऐसे ही तो करता है, किसी का बच्चा उठा लो, बिल्कुल शरद रेड्डी वाले केस में यही हुआ है। बच्चा उठा लिया, उसको जेल में बंद कर दिया कि लाओ भाई पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और इसी शर्त पे छोड़ेंगे। 2 शर्तें हैं, एक पैसा दोगे, दूसरा अरविंद केजरीवाल का नाम दोगे। वो फिर भी नहीं माना। लेकिन एक बाप कब तक अपने बच्चे को जेल में देखता है? 6 महीने इतनी बड़ी कंपनी का मालिक का बच्चा लगातार बंद रहे, आखिरकार वो बेचारा टूट गया। ये इनका काम है। तो ये है डाकू ट्रेड वाले लोग। हाँ बिल्कुल राइट, डाकू ट्रेड। अच्छा, अब क्योंकि विजेंद्र जी ने कुछ सवाल रखे, तो विजेंद्र जी आज ना याद कर लेना, बार बार मत पूछना, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। अर्ध सत्य ना बड़ा खतरनाक होता है। आपने कहा कि इस नई पॉलिसी में 849 दुकानें खुलने वाली थी, तो पहले कितनी थी? क्या पहले दिल्ली में 85 दुकानें हैं? पहले कितनी थी ये पता कर लो, ठीक है। दूसरी, चलो मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। इसी विधानसभा में मैं 4 बार बोल चुका हूं, वजीरपुर के अंदर एक मॉल है केशवपुरम में, आप आना मैं आपको दिखाऊंगा। आरजी मॉल है, उसको कहते थे ठेका मॉल। उसमें बहुत सारी शराब की दुकानें थी। मैं विधानसभा में खड़े होकर बोलता रहा कि सर ये शराब की दुकानें बहुत सारी बंद होनी चाहिए, डाइट का सेंटर है, बच्चियां पीछे पड़ती हैं। नई पॉलिसी में सर वो बंद हो गई, वो दुकानें बंद हो गई, एक लगे सारी बंद हो गई। जानते हो क्यों? नई पॉलिसी के अंदर ये था कि किसी भी वार्ड में 2 से 3 दुकानें ही रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। आपने ठीक कहा कि आज से 49 दुकानें ही रह जाती, क्योंकि पहले भी इतनी ही थी। उसे ठीक कर लो, आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनो 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 सुनो, आगे 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 सुनो। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इस काम के अंदर पढ़ के और इन दुकानों को बंद करवाया। अब आप कह रहे हो कि शराब की बोतल के ऊपर प्रॉफिट कम हो गया। मैं देखो, हम तो कभी ठेके पे गए हुए ही नहीं, सुनो मेरी बात को। अब ये तो कमाल की बात है यार, ठीक है हम भी बनिए हैं, लेकिन दुकान कितना प्रॉफिट है, कितना 20 पैसे दुकान वाला क्या कमा रहा है, शराब वाला क्या घोटा रहा है, बड़ा कमाल कर दिया आपने। लेकिन चलो मैं आपको आगे बात बताता हूं। कोई भी सरकार 91 के बाद में सरकार देश के अंदर यह काम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर्स को हटा रही है बाहर। मानते हो आप? आपने एयर इंडिया को बेच दिया, आपने प्रॉफिटेबल कंपनी LIC जैसी बेची सर, आपने कई बैंक बेच दिए, आपने स्विस बैंक ऑफ इंडिया बेच दिया, स्विस ही है ना, SBI की यही फुल फॉर्म है, क्योंकि काला धन तो उसी में ही है, तो स्विस बैंक ऑफ इंडिया वही है। आप उन सबको बेचते हुए चले जा रहे हो, क्यों बेच रहे हो? आपका कितना किकबैक है उसके अंदर बताइए आप जरा। तो दिल्ली सरकार की भी पॉलिसी पढ़ लो उसको, कि प्राइवेट कंपनीज को आगे रखा जाए, सरकारी एजेंसीज को इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाए, और उसके लिए दिल्ली सरकार ने जो उसके अंदर काम करे, उस पॉलिसी के तहत 9,500 करोड़ रुपए का दिल्ली को राजस्व का फायदा हो रहा था। और कैसे हो रहा था सर? नहीं समझेंगे, कोई बात।
वो मैं समझा रहा हूं, मैं भी तो बन जाऊं, मैं समझा दूंगा, और स्पीकर साहब भी समझ रहे हैं। समझो, 9,500 रुपए का फायदा, 500 करोड़ रुपए का फायदा होता। कैसे हो रहा था? क्योंकि जो लाइसेंसिंग फीस थी वो पहले थी 8 लाख रुपए। कितनी थी? 8 लाख रुपए। उसको कितना बढ़ा के कर दिया? 75 लाख रुपए पहले देने पड़ते हैं, पहले देने पड़ेंगे, तो राजस्व का फायदा हो रहा था। उसके बाद में ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर करप्शन भी हो जाए और आप कहते हो एक के साथ एक फ्री में मिल गई? यार कमाल हो गया। दूध में कितना किकबैक है आपका? कितना महंगा कर दिया आपने। पनीर में कितना किकबैक है आपका? पेट्रोल में कितना किकबैक है आपका? बता दो। ये इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, जो आप 4 दोस्तों की वजह से आपके, उसमें कितना किकबैक है? बता दो। सिलेंडर में कितना किकबैक है? वो आप यहां नहीं बता पाओगे। मुझे लगता है कि आपकी इस बात पे मैंने आपको बता दिया, इसके आगे मैं बताना नहीं चाहता। एक सवाल आपसे होगा, वो आप बाद में बता देना, सदन को अभी बीच में मत बोलना, कि रात को जो शराब की बिकती है, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, दिन में भी मिल जाती है, आपको पता है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। क्या आपको नहीं पता कि रात को बिकती है और पूरी की पूरी इलीगल बिकती है? लेकिन आप चाहते हो इलीगल बिके। आप हरियाणा में नहीं बोलते। चलो मेरे साथ में भी, कितनी दूर है हरियाणा यहां से? हरियाणा यहां से कितनी दूर है? हरियाणा पे चल के देख लो कितने हाथे बने हुए, वहां नहीं बोलते आप। बैठ के पियो खूब वहां पे, लेकिन वहां आप नहीं बोलोगे। खैर चलो, ये बात यहां पे खत्म हो जाती है। अब आपके बाद, आज के बाद शराब की बात करना नहीं हुई तो इसको दोबारा सुन लेना, समझा देंगे सर। अब एक बात आती है जिसके ऊपर आज ये चर्चा की गई है, उस पर आ जाती है पॉइंट के ऊपर फटाफट से। चलो अखिलेश जी बैठिए, अखिलेश जी बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। संजीव जी बैठिए, अखिलेश जी बैठिए। अध्यक्ष जी, जिसके लिए इन्होंने, अखिलेश जी बैठिए, अखिलेश त्रिपाठी जी, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी अब नहीं, प्लीज। अध्यक्ष जी सिर्फ मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, 5-7 मिनट में अपनी बात को रखना चाहता हूं। अब एक बात आती है जिसके ऊपर ये चर्चा शुरू हुई थी, मेन टॉपिक जो था। यहां पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि हर एकादशी को मैं खाटू श्याम मंदिर जाता हूं। वहीं बहुत सारे भाजपा के साथी भी होते हैं, सब पार्टी के लोग जाते हैं। आप भी बहुत बार वहां गए हो, आपने तो राष्ट्रीय ध्वज लगवाया आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप वहां पे आए थे। अब ये लोग कैसे करते हैं? जैसे अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी ऋतुराज जी ने। अब विजेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, विजेंद्र जी मुझे कहीं मिले, और विजेंद्र जी अभी पिछली बार मैंने रामवीर जी को भी कहा था, विजेंद्र जी मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके घर पे आ गया, कहीं शादी में मिल गया, फंक्शन में मिल गया, मैंने कहा विजेंद्र जी देखो आपको टिकट दे नहीं रहे सांसद की, नहीं दी, आपको एलओपी भी नहीं बना रहे। अब मैं कहूं कि चलो एलओपी तो हम बना नहीं सकते क्योंकि जिंदगी में हम विपक्ष में आने वाले नहीं हैं दिल्ली विधानसभा में, तो वो चॉइस है नहीं हम पे, लेकिन सांसद की टिकट मैं आपको दे सकती है, आप इधर आ जाओ। लालच है ना ये। अब आप मेरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप मेरी पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो छोटा भाई बन के आया हूं आपके पास में। ऐसे ही आप बड़े भाई बन के आ सकते हो, यही आप करते हो। अब बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, बैठते हैं और आगे कहते हैं कि भाई अब केजरीवाल जी को तो हमने गिरफ्तार कर लिया, देखो हमने कहा था, अब हम यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। एलजी साहब ने टीवी पे बोल दिया कि जेल से तो नहीं चलने दूंगा, बोला है ना। तो भाई एक काम करो सर, मैं आपकी चेयर से बात कर रहा हूं प्लीज, मैं भैया मैं स्पीकर साहब से बात कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि आप अपना सुनहरा भविष्य किस लिए खराब करते हैं। अब आपने भाई आपकी लोकसभा की सीट भी कांग्रेस को दे दी है, तो आप हमारे पास आ जाओ क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो बहुत कमजोर है। और जो आप भी जानते हो सर, वह 14 डाक ट्रस्टी हैं उसी खाटू श्याम में, कितना विरोध हो रहा, उसकी वीडियो विजेंद्र जी पे भी, आप पे भी आ गई होगी। अग्रवाल समाज का जबरदस्त विरोध हो रहा है उसके अंदर कि भाई गलत आदमी को टिकट दे दी, और जो उनके कैंडिडेट साहब है बाहर ही नहीं निकल रहे, कह रहे मेरे टांग पे चोट लग गई। तो लालच लिया जा रहा है कि आप सांसद बनने के लिए आ जाओ, भाई पैसे में नहीं आओगे तो ऐसे आ जाओ, आपको सांसद बना दे। तो ये इस किस्म की लालच रोज रहते हैं। और रही कंप्लेंट वाली बात, अपने बन के ऊपर कैसे कर सकते हो, ये बार-बार एक ही बात कि आप तक आओ, आपको बहुत फायदे होंगे, नहीं तो बिल में डाल देंगे, वहां पे आपको याद हो जाएगी। मैं समय की गरिमा को देखते हुए सर बस एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है, ये 5वीं क्लास का बच्चा समझ सकता है, मुझे लगता है यहां तो सब बड़े समझदार 2-3 बार के विधायक हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है कि जिसको इन्होंने खुद गिरफ्तार करा, शरद रेड्डी को इन्होंने गिरफ्तार करा, इनकी ईडी ने करा,
उससे इन्होंने 5 करोड़ रुपए क्यों लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में? क्या इनको नहीं मालूम था? ये खुद ही कह रहे थे ना कि शराब का साउथ का किंग पिन है। उसी आदमी की जब ईडी जमानत देती है, ईडी इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करती, जाने दो, उसी से ये 55 करोड़ रुपए दोबारा ले लेते हैं। तो सर मेरा सवाल इस बात का है कि ये हफ्ता वसूली करी गई, इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब चाहिए सर। सारी बातें बेकार है, पन्ने बहुत सारे थे मेरे पास में, लेकिन मेरा दिमाग उसके आगे जा नहीं रहा सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 60 करोड़ रुपए जो हफ्ता वसूली करी गई, इसका जवाब कौन देगा? तो ये विजेंद्र जी देंगे, मैं अभी पूछूंगा इनसे, भाजपा वाले देंगे। मुझे लगता है कि मैं इसके आगे मैं बात ही नहीं करूंगा, ये जवाब देंगे, और कोई बात इस बात का जवाब देंगे, और ये बात यही खत्म नहीं होगी। ये बात मैं पूछ रहा हूं बार बार, जवाब दो सर। आ लो भाई सारे, नहीं आप जवाब दोगे, आप जवाब माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठे। माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठे। अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 8 अप्रैल 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। आठ अप्रैल